मित्रों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री विद धर्मराज यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास विषय का एक टॉपिक, जो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम देखते हैं, सबसे पहले भारत सचिव का जो वेतन है भारत के बजाय ब्रिटेन के राजकोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया था। दूसरा, ब्रिटेन में भारत के हितों की देखरेख के लिए हाई कमिश्नर पद का सृजन किया गया। तीसरा, भारत की परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई थी। भारत परिषद का कार्यकाल 7 से 5 वर्ष कर दिया गया था। भारतीय प्रशासन पर भारत सचिव का नियंत्रण पूर्ववत बना रहा। भारत परिषद के कम से कम आधे सदस्यों की नियुक्ति ऐसे सदस्यों में से हो जो 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो या उसे किसी प्रकार का 10 वर्ष का भारतीय कार्यों का अनुभव हो और उसे भारत छोड़े हुए 5 वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ हो। इस प्रकार के व्यक्ति को भारत परिषद में शामिल करने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया और इसकी जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण का जो पावर है वो 100% भारत मंत्री को दिया गया। शक्तियों के विभाजन की बात की जाए तो केंद्र और प्रांतों के मध्य सूची के अनुसार विभाजन किया गया। केंद्र सूची के विषयों में सुरक्षा, विदेश नीति, रेलवे, डाकतार, ऑल इंडिया सर्विसेज, धार्मिक मामले, देशी रियासतें ये शामिल की गई। राज्य सूची के विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सुशासन, सिंचाई, जल, पुलिस इत्यादि शामिल किए गए। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय कार्यकारिणी में भारतीयों का प्रवेश हुआ। प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया जिसमें 70% निर्वाचित, 20% सरकारी मनोनीत और 10% गैर सरकारी मनोनीत सदस्य शामिल होने थे। और गवर्नर को स्वविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त हुई इस अधिनियम के तहत। आगे के बिंदुओं में हम देखते हैं कि 1919 के अधिनियम के जो सकारात्मक पक्ष हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन से भावी संघीय व्यवस्था की नींव तैयार हुई। तो जो संघीय व्यवस्था आज हम देखने को मिलते हैं उसके कहीं ना कहीं उसका बीजारोपण 1919 के अधिनियम में हुआ। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का जो पहलू है वो हमारे सामने आया। भारत सचिव का वेतन और अधिकारों में कमी की गई। मताधिकार का जो विस्तार है वो किया गया। केंद्र में स्वतंत्र व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई। अब दूसरे पहलू में हम इसके नकारात्मक पक्षों पर गौर करें तो सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। आपको पता ही है मित्रों कि सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 से मार्ले मिंटो सुधार से ये सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव पड़ी हुई है। तो वो सबसे पहले मुस्लिमों को दिया जा चुका है। अब यहाँ पर सिखों, एंग्लो इंडियनों के रूप में इसका विस्तार और किया गया है। जनता के प्रतिनिधि थे वो पंगु बने रहे क्योंकि हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषयों का जो द्वैत शासन का जो एक बुरा प्रभाव जिन क्षेत्रों में पड़ा उसकी वजह से जनता के प्रतिनिधि पंगु बने रहे और वायसराय सर्वसर्वा बना रहा। स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया। निर्वाचन में विधायिका में जो लोग चुने जाते थे वो जनसंख्या के आधार पर, मतलब उस तरीके से जो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाना था, लेकिन वो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सीमित मताधिकार था कि मात्र 2%
आबादी को प्रांतीय स्तर पर मताधिकार मिला जो लोकतांत्रिक था। और विषयों का दोषपूर्ण विभाजन था, माना कि वित्त विभाग है वो आरक्षित विषय है, जबकि सिंचाई स्वास्थ्य बगैर पैसे की नहीं हो सकता, वो हस्तांतरित विषय है। तो कहीं ना कहीं से एक दूसरे पर निर्भर था। पूरी तरीके से स्वायत्त जो आदमी के पास पावर थी कि वो स्वयं पूरे विभाग का कार्य कर सके, ऐसा नहीं था। एक आदमी को सिंचाई मंत्री बना दिया गया है, लेकिन पानी उसकी पहली आवश्यकता है, और पानी के लिए बांध भी चाहिए, बांध के लिए पैसा भी चाहिए। तो इस प्रकार का एक विभाजन था जो कि दूसरे के पास था। वायसराय के जो आरक्षित विषय थे उनमें ये दोषपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है। प्रांतों में द्वैत शासन कम्प्लीटली असफल रहा इस वजह से। आगे भारत शासन अधिनियम के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें हम देखते हैं कि नरेश मंडल। भारत में देशी रियासतों की जो विशेष स्थिति को देखते हुए 121 सदस्यीय नरेश मंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया, और जिसका जो चीफ था वो वायसराय हुआ करता था। सारे जो राजा हैं वो इसके सदस्य थे। कानूनी आयोग बनाया गया। अधिनियम के सुधारों की जांच के लिए 10 वर्ष के बाद जांच आयोग का प्रावधान रखा गया, जिसके तहत ही आगे जाके हम साइमन कमीशन को देखते हैं। उसका गठन इसके पूर्व ही हो गया था 1927 में, लेकिन 1929 में आना था एक्चुअली में। सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार को अब देखें तो हम कह रहे थे कि वो सांप्रदायिक जो अब तक मुस्लिमों को दिया गया था पृथक निर्वाचन का जो अधिकार था, तो अब वो सिखों, एंग्लो इंडियनों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों को ये सांप्रदायिक मताधिकार मिल गया। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू की गई, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरीके से मित्रों हमने जो भारत शासन अधिनियम के जो मुख्य बिंदु थे उन पर चर्चा की। तो बने रहिए मेरे साथ, तो देखते रहिए हिस्ट्री विद धर्मराज।